हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम ईवी इकोसिस्टम से रिलेटेड सारी खबरें डिस्कस करते हैं और जितनी भी अपडेटेड इवेंट्स हैं और जितने भी न्यूज़ हैं वो मैं आप तक लाता हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा न्यूज़ से। प्लीज़ 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 पहले लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप सारे रीसेंट ईवी इकोसिस्टम से रिलेटेड न्यूज़ से जुड़े रहना चाहते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहली बड़ी न्यूज़ जो कि हर कोई बात कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, वो है टेस्ला की इंडिया में एंट्री। टेस्ला 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 एवरीवेयर। सो गाइस जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्वीट है जो कि इलॉन मस्क ने किया है कल, और उसमें उन्होंने बोला है कि वो इंडिया में जल्द ही एंटर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 2021। सो दिस ट्वीट हैज़ गॉन वायरल और जो इंडिया में टेस्ला के फैंस हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है। सो देखना पड़ेगा कि इस ट्वीट में कितना सब्सटेंस है। और जब इलॉन मस्क मोस्टली काफ़ी ज़्यादा ट्वीट करते हैं एंड ऐसा ही ट्वीट उन्होंने 2017-18 में भी किया था कि नेक्स्ट ईयर वो एंटर करेंगे। ऑब्वियसली दे डिड नॉट एंटर। और जब वो बोल रहे हैं कि वो एंटर करने वाले हैं तो वो किस कैपेसिटी में एंटर करने वाले हैं ये भी अपने को देखना रहेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि टेस्ला एक रिसर्च सेंटर डालने वाला है बेंगलोर में। तो यहाँ पे जब ये बोल रहे हैं एंटर करने वाले हैं तो ये रिसर्च की बात कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग की, ये हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। और इसमें एक और ट्विस्ट है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी कर दी गई है, यानी कि 40% इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी गई है इंडिया में, जो कि CBU कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स हैं। जो भी कोई गाड़ी बाहर से इंपोर्ट होके आती है, भले इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पर 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगने वाली है। अब अगर टेस्ला की कॉस्ट देखी जाए, जो स्टार्टिंग मॉडल है हमारा टेस्ला का मॉडल S3, सो उस मॉडल की टेस्ला मॉडल 3 सॉरी, तो उस मॉडल की कॉस्ट करीब $35,000 पड़ती है। अब उस $35,000 पे आप 40% सब्सिडी लगा दीजिए, उसके बाद फ्रेट चार्जेस, शिपिंग चार्जेस और रोड टैक्स, दुनिया भर की चीज़ें लगा के करीब $50,000 तक उसकी कॉस्ट पहुंच जाएगी, जो कि 35 से 36 लाख रुपए पड़ेगी। अब गाइज आप सोचिए कि एक ऐसी गाड़ी जो टेस्ला मॉडल 3 जो कि 36 लाख की है और वो रेंज देती है 390 किलोमीटर। सेम पॉइंट पे हुंडई कोना आपको 450 किलोमीटर की रेंज देती है, लेकिन उसकी कॉस्ट है 23 लाख। तो टेस्ला को ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है अगर ये CBU रूट फॉलो करती है, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। लेकिन अगर ये CKD रूट फॉलो करती है, कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट, यानी कि वो पार्ट इंपोर्ट करती है और उन्हें असेंबल करती है, तो शायद उसकी कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन ये रूट फॉलो करना डिफ़िकल्ट है। और गाइस दूसरी चीज़ की जो सेल्स हैं वो अभी इंडिया में इतनी नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं, तो सेल्स जो हैं, बैटरीज जो हैं, वो तो उनको इंपोर्ट ही करनी पड़ेंगी, जिस पे डेफिनेटली इंपोर्ट ड्यूटी लगेंगी। तो कॉस्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा बैरियर रहेगा टेस्ला के लिए अगर वो इंडिया में घुसते हैं। सो देखना पड़ेगा किस तरीके से वो इंडियन मार्केट क्रैक करने का ट्राई करते हैं। डेफिनेटली वो इंडियन मार्केट क्रैक करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज वी आर द 5th लार्जेस्ट मार्केट फॉर कार मार्केट। हमारी पॉपुलेशन 2nd रैंक पे और हमारा जो कार मार्केट है वो 5th रैंक पे है। तो डेफिनेटली ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टेस्ला एंटर करती है। सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ नाउ, दैट इज़ एक आर्टिकल है, छपा है मनी कंट्रोल वेबसाइट पे। ये आर्टिकल लिखा है पार्थ चरण ने। सो उन्होंने कोरोना और कोरोना के इफ़ेक्ट का EV के ऊपर डिस्कशन किया है। और अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट एक वीडियो में भी इसी के आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन किया था, ऐसे सिमिलर आर्टिकल के ऊपर, कि कोरोना का EV इकोसिस्टम पे, EV अडॉप्शन पे क्या असर हुआ है। तो वही इस आर्टिकल में हुआ है, लेकिन इसमें जो टोन है वो थोड़ी निराशावादी टोन है। यानी कि सब बातों की एक बात इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि 2022 तक इंडिया की इकोनॉमी सुधरेगी और 2022 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स में बढ़ोतरी। और अभी फ़िलहाल तो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में ही बढ़ोतरी होगी। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो याद है तो मैंने कुछ सेल्स की नंबर्स डिस्कस किए थे। उसमें मैंने कहा था कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की सेल्स एक्चुअली बढ़ी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स की सेल है वो कम हुई है। लास्ट ईयर हमने सिर्फ 3400 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी हैं
और जबकि उससे पहले 3600 बिकी थी। तो इलेक्ट्रिक कार्स में तो गिरावट आई है, लेकिन टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स मार्केट अभी भी स्टेबल रेट पे चल रहा है। सो यही इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत महिंद्रा E2 की कहानी बताई गई है कि महिंद्रा E2 वो 2016 में ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन रेंज एंजाइटी की वजह से कस्टमर्स ने उसे इतना नहीं सराहा। और फेम 2 की स्कीम्स डेफिनेटली, जो कि स्पेशली जो 10,000 करोड़ का इंसेंटिव है वो काफ़ी बड़ा है, और उससे हो सकता है मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव मिले। बट और रिसेंटली एज मैंने कहा कि लिथियम आयन बैटरीज जो हम चाइना से प्राइमरीली इंपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर अब इंपोर्ट ड्यूटी लग गई है। तो अब जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं और माइनर्स हैं डेफिनेटली वो लिथियम की तरफ देख सकते हैं, और स्पेशली गुजरात और तेलंगाना में देखा जा रहा है कि इसकी हैवी ड्यूटी लोकल लिथियम आयन प्रोडक्शन ज़ोर पकड़ेगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट है डिस्कस किया गया कि अगर हम बैटरीज बनाते भी हैं, लेकिन हमारा जो मिनरल रिजर्व्स है लिथियम का, निकल का, कोबाल्ट का, एल्यूमिनियम का, वो थोड़ा कम है। तो वहाँ पर हो सकता है कि इंडिया को दिक्कत आए। तो हमें अपने रिजर्व्स को ठीक से एक्सकेवेट करने की ज़रूरत है और ठीक से रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ हमें निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम और लिथियम का रिज़र्व मिल सकता है। अब आते हैं इसमें जो फेम 2 पॉलिसी के बारे में तो सबको पता ही है कि 10,000 करोड़ का इंसेंटिव है, जिसमें से जो 1/10 जो इंसेंटिव है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए रखा गया है। और फिर इसमें ये डिस्कस किया कि कोरोना के ऊपर अगर आते हैं तो ये बोला गया है कि कोरोना से 2 इफ़ेक्ट होंगे, एक अच्छा एक बुरा। बुरा इफ़ेक्ट ये होगा कि जो ईवी इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग उठाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज इकोनॉमी में गिरावट आएगी। लेकिन दूसरा जो एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो ये होगा कि क्योंकि कोरोना के चलते जो ग्लोबल मार्केट है, जो ग्लोबल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, उस पर फ़र्क पड़ा है। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हम इंपोर्ट करते हैं उनके प्राइसेस थोड़े से बढ़ेंगे। तो क्योंकि फॉसिल फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम जो कंज्यूमर्स हैं वो एक लो कॉस्ट मीडियम की तरफ देखना चाहेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एक अच्छी चीज़ इसमें इफ़ेक्ट बताया गया। लेकिन ओवरऑल यही बोला है कि 2022 के बाद थोड़ा पेसिमिस्टिक सा आउटलुक है ईवी इंडस्ट्री का, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज़ रिलेटेड टू MG ZS EV। सो MG ZS EV फरवरी में ही बिकना स्टार्ट हो गई थी। रिसेंटली उन्होंने अपना 1000th मॉडल बेच दिया है और अब वो नेक्स्ट फेज़ ऑफ एक्सपेंशन स्टार्ट करने वाले हैं 10 सिटीज़ में, इंक्लूडिंग कोयम्बटूर। और ये डीलर्स के पास आप प्री बुक करा सकते हैं 50,000 में। करीब अगर आपको प्राइस बताऊं तो 28 लाख की ये गाड़ी आपको पड़ेगी। जस्ट लेट मी चेक वंस, यस। सो और इसमें एक और क्लेम लिया गया है, आई एम सॉरी, 20 लाख की गाड़ी पड़ेगी आपको। और इसमें ये क्लेम बोला गया है कि ₹1 पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट होगा और एस्टिमेटेड 1 लाख किलोमीटर तक की इसकी लाइफ होगी। सो दैट इज़ वन थिंग विच समथिंग वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। और MG ZS EV ने टाटा पावर और फोर्टम के साथ काफ़ी पार्टनरशिप भी करी है। इनफैक्ट फोर्टम जो कि एक फिनलैंड की कंपनी है, उन्होंने MG ZS के सारे जो डीलरशिप्स हैं वहाँ पर DC चार्जर्स लगाए हैं। सही बताऊँ तो 10 DC के 550 किलोवाट चार्जर्स लगाए हैं। सो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू MG ZS। अच्छी बात है, डेफिनेटली कंपनीज आर एक्सपेंडिंग विच इज़ गुड फॉर इंडियन कस्टमर्स। अब नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ एन इंटरनेशनल न्यूज़ कि जो टेस्ला है और एक ब्राज़ील की माइनिंग कंपनी है वो एक बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो ब्राज़ील की कंपनी है वो कनाडा में ऑपरेट करती है, तो निकल माइनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके से जिस तरीके से कार मैन्युफैक्चरर्स अब डायरेक्टली माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, वैसे ही इंडिया को भी अपनी माइनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। हमें निकल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और लिथियम की एक्सट्रैक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द पीस ऑफ न्यूज़ फ्रॉम इंटरनेशनल स्टेज। नाउ गाइज, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिल्ली की EV पॉलिसी डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स में डिस्कस करी थी। एक बार मैंने गाड़ियों के लिए डिस्कस करी थी और दूसरी बार मैंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिस्कस करी थी। और मैंने उसमें ये भी बोला था कि डिस्कॉम के थ्रू चार्जिंग स्टेशन की फैसिलिटी कस्टमर्स को या यूज़र्स को उसका प्रावधान करवाया जाएगा और
आज आप BSES की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको बाकायदा एप्लीकेशन ओपन हो गई है फॉर अप्लाइंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। एंड सो दिस इज़ BSES डेली वेबसाइट। सो लेट्स जस्ट गो टू होम पेज, और होम पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी के अंदर ई मोबिलिटी का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें प्रॉपर यहाँ पे आपके लिए चार्जिंग स्टेशन की एप्लीकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पढ़ के दिखाता हूँ। वी आर एक्टिवली एंगेजिंग की स्टेक होल्डर्स फॉर क्रिएशन ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर द प्रमोशन ऑफ ई मोबिलिटी इन केस यू विश टू सेट अप अ चार्जिंग इंफ्रा in BSES Rajdhani Power Limited license area. Please provide the information in the interest form provided in the link below. So guys, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं सारे फॉर्म्स डिस्कस करूंगा, क्या प्रोसीजर है, कौन लगवा सकता है, कौन नहीं लगवा सकता, कितने किलोवाट का। सो दैट इज़ वेरी वेरी कूल एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज इसमें एक्साइटिंग ये है कि अभी 1 महीने पहले ही EV पॉलिसी आई थी और अब आप देख पा रहे हैं कि डिस्कॉम पे आप चार्जिंग स्टेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा, गवर्नमेंट का रोल रहेगा। इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट डेली EV पॉलिसी, चेक आउट माय वीडियो जो कि मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने डेली EV पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप EV इकोसिस्टम से जुड़ी हुई सारी खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, और मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।